सोचो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक प्राइवेट कंपनी ने कभी पूरे इंडिया पर राज किया था। ना वो कोई किंग थी, ना कोई एम्पायर, सिर्फ एक कंपनी। और उस कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स, अपनी आर्मी, अपनी गवर्नमेंट और अपना टैक्स सिस्टम था। और धीरे धीरे उसने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक, इंडिया को कंट्रोल कर लिया। ये कहानी है हिस्ट्री की सबसे पावरफुल कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जिसने ट्रेड के नाम पर एम्पायर बना लिया। आज से लगभग 400 साल पहले दुनिया की हिस्ट्री में एक ऐसी कंपनी बनी थी जिसने सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया, बल्कि पूरे देश पर राज किया। ये कोई किंगडम नहीं था, कोई एम्परर नहीं था, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी थी। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की कहानी सिर्फ ट्रेड की कहानी नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स, ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन की कहानी है। एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसने धीरे धीरे इंडिया जैसे अमीर देश को अपने कंट्रोल में ले लिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में इसका इंटेंशन सिर्फ ट्रेड करना था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ I ने कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स को एक रॉयल चार्टर दिया। इस चार्टर ने उन्हें एशिया के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट दे दिया। इसी चार्टर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। उस वक्त यूरोप में स्पाइसेस की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। पेपर, क्लोव्स, सिनेमन और नटमेग जैसे स्पाइसेस यूरोप में गोल्ड के बराबर कीमती माने जाते थे। इंग्लैंड, पोर्टुगल और नेदरलैंड्स जैसे यूरोपियन पावर्स एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए कम्पीट कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी एशिया के लिए अपने शिप्स भेजने शुरू किए। ये सफ़र बहुत डेंजरस होता था। समंदर के तूफान, पायरेट्स और लंबे सफ़र के बावजूद कंपनी के शिप्स इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया पहुंचने लगे। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला शिप इंडिया के सूरत पोर्ट पर आया। उस समय इंडिया पर मुगल एम्पायर का राज था और उसके एम्परर थे जहांगीर। मुगल एम्पायर उस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल और रिचेस्ट एम्पायर्स में से एक था। इंडिया उस टाइम ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा था। इंडियन टेक्सटाइल्स, सिल्क, कॉटन और हैंडीक्राफ्ट्स दुनिया भर में फेमस थे। यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया के कपड़े और स्पाइसेस खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल रूलर्स से परमिशन लेकर इंडिया में ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाना शुरू किया। इन ट्रेडिंग पोस्ट्स को फैक्ट्रीज कहा जाता था। लेकिन ये फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं होती थीं। ये वेयर हाउसेज और ऑफिसेज होते थे जहां गुड्स स्टोर किए जाते थे और ट्रेड होता था। धीरे धीरे कंपनी ने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसी इंपॉर्टेंट सिटीज में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश कर लिए। कई सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी ही रही। लेकिन 18th सेंचुरी के शुरू होने तक इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन बदलने लगी। 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा। सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो गई और अलग अलग रीजन्स में लोकल रूलर्स पावरफुल होने लगे। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। कंपनी ने सिर्फ ट्रेड पर फोकस करना बंद कर दिया और पॉलिटिक्स में इंटरफियर करना शुरू कर दिया। कंपनी के पास अपनी प्राइवेट आर्मी भी थी जो धीरे धीरे पावरफुल होती गई। कंपनी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1757 में आया जब बंगाल में एक हिस्टोरिकल बैटल हुई जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। उस समय बंगाल इंडिया के सबसे अमीर रीजन्स में से एक था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रोइंग पावर पसंद नहीं थी और उन्होंने कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का लीडर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया, बल्कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी की। क्लाइव ने नवाब के कुछ कमांडर्स को सीक्रेटली कन्विंस कर लिया कि वो बैटल के वक्त नवाब को बिट्रे कर देंगे। जब बैटल शुरू हुई तो नवाब की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा फाइट ही नहीं कर पाया। इस बिट्रेयल की वजह से नवाब की डिफीट हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये मोमेंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी विक्ट्री के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडर्स नहीं रहे, बल्कि रूलर्स बन गए। बंगाल के कंट्रोल का मतलब था इमेंस वेल्थ का कंट्रोल। बंगाल फर्टाइल लैंड और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए फेमस था। कंपनी ने बंगाल में टैक्स कलेक्शन का सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया। अब कंपनी सिर्फ गुड्स नहीं खरीद रही थी, वो मिलियंस लोगों से टैक्स भी कलेक्ट कर रही थी। इसके साथ साथ कंपनी ने अपनी आर्मी भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में यूरोपियन ऑफिसर्स होते थे, लेकिन सोल्जर्स मोस्टली इंडियंस होते थे, जिन्हें सिपॉय कहा जाता था। 18th सेंचुरी के एंड तक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक बन चुकी थी। एस्टिमेट्स के मुताबिक कंपनी के पास 2.5 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स थे। इस आर्मी की मदद से कंपनी ने इंडिया के कई पावरफुल किंगडम्स के साथ वॉर्स लड़े। उनमें से सबसे फेमस वॉर्स थे एंग्लो मैसूर वॉर्स, जो मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान के साथ हुए थे। टीपू सुल्तान ब्रिटिश एक्सपेंशन के अगेंस्ट खड़े होने वाले सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ कई बैटल्स लड़ी, लेकिन 1799 में सेरिंगपट्टम की बैटल में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई और मैसूर पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। इसके बाद कंपनी ने मराठा कन्फेडरेसी के साथ भी वॉर्स लड़े, जिसे एंग्लो मराठा वॉर्स कहा जाता है। इन वॉर्स के बाद कंपनी का कंट्रोल इंडिया के बहुत बड़े बड़े हिस्सों तक फैल गया, लेकिन कंपनी की पॉलिसीज हमेशा बेनिफिशियल नहीं थीं। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट के चक्कर में कई बार लोकल पॉपुलेशन को बहुत सफ़र करना पड़ा। 1770 में बंगाल में एक डिवास्टेटिंग फैमिन आया, जिसे ग्रेट बंगाल फैमिन ऑफ 1770 कहा जाता है। इस फैमिन के दौरान मिलियंस लोगों की डेथ हो गई। कुछ हिस्टोरियंस एस्टिमेट करते हैं कि लगभग 10 मिलियन लोग मर गए। फैमिन के टाइम पर भी कंपनी ने टैक्स कलेक्शन कंटिन्यू रखा। बहुत से फार्मर्स टैक्स नहीं दे पाए और उनकी लैंड चली गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई विलेजेस कंप्लीटली एम्प्टी हो गए थे और फील्ड्स अनकल्टिवेटेड रह गए थे। कंपनी के अंदर करप्शन भी बहुत बड़ा इशू था। कई कंपनी ऑफिशियल्स इंडिया में काम करते हुए इनॉर्मस वेल्थ एक्यूमुलेट करते थे और ब्रिटेन वापस जाकर रिच एलीट्स बन जाते थे। इन लोगों को ब्रिटेन में नबॉब्स कहा जाता था। कंपनी के गवर्नेंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ा। इस पीरियड में बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, लेकिन बाद में उन पर करप्शन के चार्जेस भी लगे और उनका ब्रिटेन में फेमस इम्पीचमेंट ट्रायल हुआ। 19th सेंचुरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी, लेकिन कंपनी के रूल से डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ने लगा था। कंपनी की पॉलिसीज, हैवी टैक्सेशन और कल्चरल इंटरफेरेंस से लोग नाराज थे। फाइनली 1857 में एक मैसिव अपराइजिंग हुआ, जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। ये रिबेलियन मीरठ से स्टार्ट हुआ और जल्द ही नॉर्थ इंडिया के कई रीजन्स में स्प्रेड हो गया। कंपनी की आर्मी के सिपॉयज ने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ रिबेलियन कर दिया। कई इंडियन रूलर्स और सिविलियंस भी इस रिबेलियन में शामिल हो गए। ऑल्दो रिबेलियन इवेंचुअली सप्रेस कर दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को शॉक कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल नहीं कर सकती। 1858 में कंपनी का पॉलिटिकल रूल खत्म कर दिया गया और इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में चला गया। इस पीरियड को हिस्ट्री में ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ सालों तक एग्जिस्ट करती रही, लेकिन 1874 में इसे ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया। एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जो 1600 में सिर्फ स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स का बिजनेस करने के लिए बनी थी, उसने 200 सालों के अंदर एक पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टोरी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक यूनिक एग्जाम्पल है, जहां एक कॉरपोरेशन ने पॉलिटिकल पावर हासिल कर ली। आज भी हिस्टोरियंस ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉरपोरेट पावर और कॉलोनियल एक्सपेंशन का एक पावरफुल एग्जाम्पल मानते हैं। इस कंपनी ने ग्लोबल ट्रेड को चेंज किया, लेकिन साथ ही साथ इंडिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर गहरा इम्पैक्ट भी छोड़ा। और शायद इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि पावर, ग्रीड और एम्पायर बिल्डिंग की एक पावरफुल वार्निंग भी है।